हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मल्टीपल इंटीग्रेशन। और मल्टीपल इंटीग्रेशन में हम अभी पढ़ रहे हैं डबल इंटीग्रल। तो देखिए, डबल इंटीग्रल का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि डबल इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो कैलकुलेट करना हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सेकंड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कैलकुलेशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि डबल इंटीग्रल के ऑर्डर को चेंज करके डबल इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। और अभी भी हमारा यही टॉपिक आगे कंटिन्यू रहेगा, यानी कि हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, एक बार दोबारा से ध्यान से देख लीजिए कि क्या होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब। तो देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पास डबल इंटीग्रल है, अगर कई बार क्या होता है, जो डबल इंटीग्रल होता है उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज कर दें, ऑर्डर को चेंज करने से इंटीग्रल के जो आंसर है वो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो अगर हम डबल इंटीग्रल के ऑर्डर को चेंज कर दें तो वो इंटीग्रेशन कई बार क्या होता है, आसान हो जाता है। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, सम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बिकम इजी आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, आसान हो जाती है अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज करके उनको कैलकुलेट करें, ठीक। तो एक बार समझिए कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, इन डबल इंटीग्रल विद वेरिएबल लिमिट्स, यानी कि ऐसे डबल इंटीग्रल जहां पर वेरिएबल लिमिट्स हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर लिमिट कांस्टेंट होंगी तो ऑर्डर को चेंज करने का कोई खास बेनिफिट नहीं होगा और ना ही कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। ऑर्डर को चेंज करने से फर्क तब पड़ेगा जब लिमिट्स कैसी होंगी, वेरिएबल होंगी। तो वही यहां पर लिखा है इन ए डबल इंटीग्रल विद वेरिएबल लिमिट्स, यानी कि ऐसे डबल इंटीग्रल जहां पर लिमिट्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक। द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आप इंटीग्रल के, डबल इंटीग्रल के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप डबल इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो उसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी। या आप ये कह सकते हैं कि जब आप लिमिट्स को चेंज करते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। अब कैसे लिमिट चेंज होंगी, कैसे ऑर्डर चेंज होगा, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे पूरा, ठीक है। एक लेक्चर जो हमारा हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आज आप उसको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे हमारा इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज होगा और ऑर्डर को चेंज करने के बाद कैसे इंटीग्रल कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैंने पूरा वर्किंग रूल्स लिखा है कि आप क्वेश्चन में क्या क्या करेंगे। यहां पूरे स्टेप लिखे हुए आपको क्वेश्चन में क्या क्या करना है, ठीक है। ये जो स्टेप्स है सारे के सारे, ये मैं आपको फिर से क्वेश्चंस में अप्लाई करा रहा हूं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन की हेल्प से एक एक स्टेप को दोबारा से समझेंगे। लास्ट लेक्चर में एक बार ये स्टेप मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन आई। यहां पर एक इंटीग्रल दिया हुआ है, डबल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आपको पहले तो इसका ऑर्डर को चेंज करना है। क्या करना है, इसके ऑर्डर को चेंज करना है। एंड हेंस इवेल्युएट द सेम, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है, मतलब इवेल्युएट करना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और देखिए, ये जो क्वेश्चंस आपको दिया है, पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मान के चलिए कि यूनिवर्सिटी में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेडली, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उठाएंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन रिपीटेडली मिलेगा, बहुत बार आ चुका है अब तक, ठीक। और इसी के जैसे मैंने आपको 4 क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस में दिए हुए हैं। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन और बिल्कुल सिमिलर इसी के जैसे, इसी पैटर्न में, बस यहां पर थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज है, इसी के जैसे, और सब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुके हैं। तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, i इज इक्वल टू 0 से 1। लिमिट देखिए पहले क्या है हमारे पास, 0 से 1, 0 to 1। सेकेंड लिमिट है एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स, एक्स वाई डी वाई और डीएक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, देखिए पहले स्टेप पे ध्यान दे, राइट द गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। जो आपको डबल इंटीग्रल दिया है ना, उसकी लिमिट्स आपको लिखनी है। तो गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, गिवन लिमिट्स
गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखिए क्या होगी, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए आपके पास जो लिमिट गिवन है, क्या क्या लिमिट्स गिवन है उन पर ध्यान दें। सबसे पहले देखिए, अब यहां पर ध्यान देना जरा, देखिए यहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट लिमिट दोनों टाइप की लिमिट्स होंगी। देखिए ये दोनों लिमिट वेरिएबल है और ये लिमिट कांस्टेंट है। जनरली आप देखेंगे क्वेश्चन में जो डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन होता है, जो अंदर वाला इंटीग्रल होता है उसकी लिमिट्स वेरिएबल होती है, जो बाहर वाला इंटीग्रेशन होता है उसकी लिमिट कांस्टेंट होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए, ये लिमिट एक्स स्क्वायर से लेकर 2 माइनस एक्स तक है, तो ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट एक्स की नहीं है, ये लिमिट वाई की है। अगर यहां पर एक्स की टर्म होगी तो लिमिट वाई की होगी, और अगर यहां पर वाई की टर्म्स होगी तो लिमिट एक्स की होंगी। इस चीज को आप, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास लिमिट वाई की गिवन है, वाई की वेरिएबल लिमिट है। तो वाई की वेरिएबल लिमिट देखिए क्या है, वाई कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर से। ध्यान देना, वाई स्टार्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर से, कहां तक जा रहा है, 2 माइनस एक्स तक, 2 माइनस एक्स तक। तो y की लिमिट एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है और 2 माइनस एक्स तक जा रही है, ठीक। अब जरा आगे देखें, अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर ये लिमिट y की है तो 100% ये लिमिट x की होगी। अगर एक लिमिट y की है तो दूसरी लिमिट 100% x की होगी। तो इधर वाली लिमिट x की है, तो देखिए x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x 0 से स्टार्ट होके x 1 तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहा है। अब देखिए हमने लिमिट्स को यहां पर लिख दिया। अब देखो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ द रीजन फॉर द गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो आपने गिवन लिमिट्स लिखी है, इन लिमिट्स के लिए आपको रीजन को ड्रॉ करना है। क्या करना है, रीजन ड्रॉ करना है। अगर आप इनको देखें, जो ये लिमिट्स मैंने यहां पर चारों लिखी है, तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये क्या है, ये सभी के सब अगर देखें तो कुछ स्ट्रेट लाइन है, कोई पैराबोला है ना। तो हमेशा जब आप लिमिट्स लिखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, या तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी या कर्व होगा। इन जनरल स्ट्रेट लाइन और कर्व ही होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, जो पहला वाला, अगर आप पहली इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये एक पैराबोला है। क्या है, एक पैराबोला, ठीक है ना। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, यानी कि इसका जब मैं कर्व बनाऊंगा तो पैराबोला बनेगा। चलिए फिलहाल मैं यहां पर लिख देता हूं, लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या है ये, पैराबोला। ये पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला। देखिए तो ये इक्वेशन हमारी पैराबोला की है, पैराबोला। दूसरी इक्वेशन देखो जरा ध्यान से, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अगर इस पर आप ध्यान दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये एक लाइन है। थर्ड वाली इक्वेशन को देखें, देखिए x इक्वल टू 0। मैंने जो आपको फॉर्मूले वाला जो वीडियो एक बनाया था, उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को पैराबोला, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सारी चीजें आपको बताई थी, तो एक बार वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 0 क्या है, x इक्वल टू 0 कब होता है, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पे होता है। तो एक्चुअल में ये वाई एक्सिस की इक्वेशन है, ये क्या है, वाई एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये भी मैंने आपको बताया था फॉर्मूले वाले वीडियो में कि जो x इक्वल टू 1 होती है, ये x इक्वल टू 1 से पास होने वाली एक लाइन है जो कि y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये क्या है, एक लाइन है जो कि y एक्सिस के क्या है, पैरेलल। अ लाइन पैरेलल टू, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये एक ऐसी लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी इक्वेशन पैराबोला की है, कौन सी इक्वेशन लाइन की है, कौन सी इक्वेशन x एक्सिस की है, कौन सी इक्वेशन y एक्सिस की है। ये सब आपको बताना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको अभी समझना है, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक। चलिए अब आगे देखें जरा। यहां के बाद अब हमें क्या करना है, इन सभी इक्वेशन को कर्व के ऊपर ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं यहां पर ग्राफ बनाते हैं इसका, है ना। तो देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। सबसे पहले x और y एक्सिस ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जरा x एंड y एक्सिस देखें, तो यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं x और y एक्सिस, ठीक। देखें x एंड y एक्सिस, देखिए
चलिए, तो यहां पर मैं एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब वाई एक्सिस इधर ले लेते हैं, वाई एक्सिस, तो ये हमारी एक्स एंड वाई एक्सिस आ गई। अब जरा आगे देखें, देखिए एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहां पर देखो जरा, सबसे पहले क्या पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, ये अपवर्ड वाला पैराबोला है। मैंने आपको 4 टाइप के पैराबोला बताए थे, फॉर्मूले वाले वीडियो मैंने चारों पैराबोला को ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अपवर्ड पैराबोला, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, अपवर्ड पैराबोला ऐसे बनता है, ये वाला पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। उसके बाद y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ध्यान देना, किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन। और लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ होगी, देखो यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए, आपको एक लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर 2 पॉइंट को कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए ध्यान से कैसे कैलकुलेट होंगे, देखिए इसके लिए 2 पॉइंट मैं यहीं पर कैलकुलेट कर लेता हूं, ये लीजिए, इस तरह से आपने, है ना, 9, 10, 11, 12 में बहुत लाइन के ग्राफ बनाया होगा। तो यहां पर मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, वो 2 पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए जरा, देखिए अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y 2 आएगा, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y कितना आएगा, 2, ठीक। अब अगर मैं y को 0 कर दूं, अगर मैं y को 0 कर दूं तो x 2 आएगा। देखो ध्यान से देखो जरा, इस लाइन में अगर मैं x को 0 कर दूं तो y 2 आएगा, और अगर मैं y को 0 कर दूं तो x की वैल्यू 2 आएगी। चलिए, तो यहां पर एक लाइन देखिए, ये लाइन कहां से पास हो रही है, ये लाइन पास होगी 0,2 से, 0,2 यहां पर कहीं होगा और 2,0 इधर कहीं होगा। तो इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास लाइन आ जाएगी, देखो इस तरह से, ये एक लाइन होगी, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। तो ये हमारा सेकंड कर्व भी ड्रॉ हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, इसको भी ड्रॉ कर दिया, इसको भी ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की लाइन है, तो x इक्वल टू 0 तो यही है, ये x इक्वल टू 0 है, दिस इज x इक्वल टू 0। और क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एक लाइन होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है ना, y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल। तो ये x इक्वल टू 0 की लाइन y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जरा ध्यान देना, x इक्वल टू 1, अब ये लाइन कहां से पास होगी, पहले सबसे पहले एक और पॉइंट यहां पर जो आपको करना है, सबसे पहले आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये पॉइंट कितना है, 0,2, 0,2 है, ध्यान देना। ये पॉइंट कितना है, 2,0, ये हमारा है 2,0। लेकिन मुझे इस पॉइंट की भी रिक्वायरमेंट है, इस पॉइंट को फाइंड करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, जरा ध्यान देना, है ना, ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, इस पे जरा ध्यान दीजिए। देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो पैराबोला बना है और ये जो लाइन बनी है, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, बहुत आसान है। क्या करेंगे, हम यहां पर एक काम करते हैं, y की जगह 2 माइनस एक्स रख देते हैं, y की जगह पर क्या रख देते हैं, 2 माइनस एक्स। ध्यान दें, देखिए तो मैं यहां पर y की जगह पर 2 माइनस एक्स रखूंगा, तो ये 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से सबको एक साइड में कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके अगर आप फैक्टर करेंगे, देखिए इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो यहां से आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो
इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा मेरे पास, ध्यान से देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो यहां पर इसकी वैल्यू देखिए, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। यहां से इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 आएगी, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, एक और वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें क्या है, इस पॉइंट को चाहिए, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो हमें x की पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू और आएगी जो इधर जाएगी, उसको हमें नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमें यहां से x की वैल्यू 1 चाहिए, वो हमें यहां से मिल जाएगी। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर में आपके पास, जब आप कैलकुलेटर में इस इक्वेशन को एंटर करोगे तो वहां से आपको एक वैल्यू 1 मिलेगी, दूसरी वैल्यू एक वैल्यू और मिलेगी, लेकिन वो वैल्यू निगेटिव होगी। कैसे होगी, निगेटिव, उसको रिजेक्ट कर देंगे। चलिए अब आगे देखो, तो यानी कि इस पॉइंट का मुझे पता चल गया, ये पॉइंट क्या है, 1, देखिए पॉइंट को ध्यान दीजिए, इस पॉइंट का हमें पता चल गया, ये पॉइंट हमारा 1, अब देखिए x की वैल्यू 1 है, जब x 1 होगा तो y कितना होगा, जरा ध्यान देना, y भी 1 होगा। जब आप यहां पे देखिए पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये पॉइंट हो गया 1, 1। अब जरा ध्यान देना, अब अगले कर्व को ड्रॉ करते हैं। देखिए x इक्वल टू 0 भी पता चल गया, अब एक बचा x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 कहां से पास होगा, ये x इक्वल टू, देखिए ये पॉइंट हमारा 1 हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 1, 0, क्योंकि ये 1 है तो ये 1, 0। तो x इक्वल टू 1 जो है वो 1 वाले पॉइंट से पास होगी, यानी कि ये तो इस पॉइंट से पास होगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी उसका कर्व देखिए क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन हमारी यहां से पास होगी। ठीक है ना, इस तरह से नेक्स्ट लाइन हमारी आ जाएगी, ये लाइन होगी। ठीक, तो अब देखो मैंने यहां पर सभी कर्व को ड्रॉ कर दिया है, सारे कर्व मैं ड्रॉ कर चुका हूं। ठीक है, तो आपके पास जो रीजन आया, देखिए इन सभी के अंदर जो रीजन आया वो रीजन ये है, ये वाला पार्ट है। अब एक चीज और ध्यान देना, यहां पर जो हमारी लिमिट है वो किसकी वेरिएबल लिमिट है, y की वेरिएबल लिमिट है। देखिए जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है स्ट्रिप वहीं पर लिए जाते। देखिए जब हमने डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करना सीखा था, है ना, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, जो रीजन होता है उसमें हम एक स्ट्रिप लेते हैं। क्या लेते हैं, स्ट्रिप। तो जो हमारी गिवन स्ट्रिप होगी, अब जरा यहां पर ध्यान दें, जो गिवन स्ट्रिप होगी वो वर्टिकल होगी। कैसी होगी, वर्टिकल। देखिए वर्टिकल क्यों आई गिवन स्ट्रिप, उस पर भी जरा ध्यान देंगे। वर्टिकल इसलिए आई, देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जिस एक्सिस पर वेरिएबल लिमिट होगी उसी पर हमारी स्ट्रिप आएगी, उसी पर क्या आएगी, स्ट्रिप आएगी। अब आगे देखें जरा, चलिए ये तो वर्टिकल स्ट्रिप हमारे पास आ गई, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ द रीजन ऑफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ड्रॉ कर दिया। चेक द स्ट्रिप फॉर वेरिएबल लिमिट इन द गिवन रीजन, हमने स्ट्रिप को भी चेक कर लिया, स्ट्रिप वर्टिकल है। कैसे पता चला वर्टिकल है, जिसकी लिमिट वेरिएबल होगी, जिसकी लिमिट क्या होगी, वेरिएबल, वेरिएबल लिमिट यहां y की है तो स्ट्रिप y के अलाउंग होगी। जिसकी लिमिट वेरिएबल होगी स्ट्रिप उसी के साथ होगी, उसी के पैरेलल होगी। चलिए अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो स्ट्रिप हमने चेक कर ली वर्टिकल है। तो देखो इफ द गिवन स्ट्रिप इज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। इफ द गिवन स्ट्रिप इज वर्टिकल, अगर गिवन स्ट्रिप वर्टिकल है देन टेक अ न्यू स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है, यानी कि जो गिवन स्ट्रिप है वो तो वर्टिकल है और हमें लेनी कैसी है, हॉरिजॉन्टल। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए वर्टिकल में क्या हो रहा था, ये जो अंदर वाला रीजन है ये इस पैराबोला से स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन पे खत्म हो रहा है ना। लेकिन जब आप इधर जाएंगे तो जो रीजन होगा, अगर आप यहां पर स्ट्रिप लेंगे तो ये y एक्सिस से स्टार्ट होगी और लाइन पे खत्म होगी। लेकिन अगर आप नीचे स्ट्रिप लेंगे तो y एक्सिस से शुरू होगी और पैराबोला पे जाके खत्म होगी। तो यानी कि आपको दो स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। तो आपका जो यहाँ पर रीजन है ना, वो रीजन एक्चुअल में दो टाइप का है। रीजन कितने टाइप का है आपका, दो टाइप का रीजन है। देखिए कैसे, एक रीजन तो आपका ये आ गया, ये देखो एक रीजन इसके ऊपर वाला और एक रीजन इसके नीचे वाला, दो टाइप के रीजन आपके पास आ गए हैं। देखो एक रीजन ऊपर वाला जहां पर y एक्सिस से शुरू होके स्ट्रिप जाएगी लाइन तक, और नीचे स्ट्रिप y एक्सिस से शुरू होके जाएगी पैराबोला तक। तो आपको यहां पर दो स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, दो स्ट्रिप। कहां कहां पर, देखिए एक स्ट्रिप इधर लेंगे ऊपर, यहां पर एक स्ट्रिप तो ये आ गई, और दूसरी स्ट्रिप आपको लेनी पड़ेगी नीचे की तरफ, ये।
तो 2 स्ट्रिप आपको लेनी पड़ेंगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए यहां पर डबल स्ट्रिप हो गई। देखो अब आप इसको एग्जाम में इस डायग्राम को दोबारा भी बना सकते हैं, मतलब पहले आपने बनाया डायग्राम, नई स्ट्रिप के लिए अलग से दूसरा डायग्राम, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको मेहनत डबल हो जाएगी, 2 बार डायग्राम बनाएंगे, टाइम ज्यादा खराब होगा। इसलिए आप एक ही डायग्राम में इसी डायग्राम में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले लेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए आप, मैंने अभी तक यहां पर क्या क्या किया, पहले मैंने लिमिट लिख ली, गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा, ठीक है। और गिवन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने देखा कि इसमें पैराबोला भी है, लाइन भी है, वाई एक्सिस भी है, और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल भी है। उन सबको ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। फिर देखा कि उनके बीच का रीजन कौन सा, बाउंडेड रीजन कौन सा है। तो देखो ये बाउंडेड रीजन आया मेरे पास, जो सभी के अंदर बाउंड है ना। इस रीजन में फिर हमने देखा कि स्ट्रिप कहां पर है, जो गिवन लिमिट है उस लिमिट के अकॉर्डिंग स्ट्रिप कहां पर होगी। तो देखिए इसके लिए क्या तरीका होता है, जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है स्ट्रिप उसी के पैरेलल होती है। तो यहां पर लिमिट y की वेरिएबल थी, y की लिमिट वेरिएबल थी, तो स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल हो गई, y एक्सिस के पैरेलल। क्यों, क्योंकि देखो जो वेरिएबल लिमिट है वो कहां से शुरू हो रही है, एक्स स्क्वायर से, तो यही तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और कहां पर खत्म है, लाइन पे, ठीक। अगर आपके पास गिवन स्ट्रिप वर्टिकल है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी तो हमारा लिमिट चेंज होंगी और तभी हमारा ऑर्डर भी चेंज होगा। तो हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमें 2 क्यों लेनी पड़ी, इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो वाई एक्सिस से शुरू होगी, और अगर आप ऊपर वाले रीजन में लेते हैं तो वाई एक्सिस से शुरू होकर लाइन पे खत्म हो जाएगी। अगर आप नीचे लेते हैं तो वाई एक्सिस से शुरू होकर पैराबोला पे खत्म होगी, पैराबोला पे खत्म होगी। इसलिए हमें 2 स्ट्रिप लेनी पड़ी। यहां पर 2 रीजन हो गए। तो अब आगे देखें, देखिए हमने क्या क्या किया। तो हमने यहां पर क्या हुआ, हमें क्या पता चला, जो गिवन स्ट्रिप है वो कैसी है, वर्टिकल है। ध्यान देना जरा, गिवन स्ट्रिप इज वर्टिकल, है ना। जो हमें लिमिट्स गिवन थी उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप आई वो कैसी है, वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगर गिवन स्ट्रिप वर्टिकल है तो टेक 2 न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है और यहां पर 2 स्ट्रिप लेनी पड़ेंगी, टेक 2 न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। तो आप 2 नई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे। देखिए क्वेश्चंस में समय लग रहा है, क्वेश्चन बड़ा जरूर होगा, टाइम लगेगा क्वेश्चन में, लेकिन एक एक चीज को अगर आप समझ लेंगे तो एक ही क्वेश्चन की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर लेंगे अगर आपको ये आता है तो, ठीक है। तो टेक 2 न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो 2 नई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमने ले ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जब 2 नई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आप लिख लेंगे तो ले लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, नाउ न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए जरा ध्यान से, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पर, मैं जो यहां पर ये लिख रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप बाद में अगर जब क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आए कि हम एक्चुअल में क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब स्टेप, ये तीनों बातें आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हैं। अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको पता रहे कि हमने किया क्या है। चलिए, तो न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो नई लिमिट क्या होंगी। अब यहां पर देखो न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी, जो आपने नई स्ट्रिप ली है ना, वो स्ट्रिप कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। और वो स्ट्रिप कहां से कहां ऊपर नीचे मूव कर सकती है, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर 2 स्ट्रिप है, यहां पर कितनी स्ट्रिप है, 2 स्ट्रिप है। तो जो हमारा ये डबल इंटीग्रल है ना, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, मैं दोनों स्ट्रिप के लिए लिमिट लिख रहा हूं। तो पहले अगर मैं एक रीजन नीचे वाला एक रीजन ऊपर वाला है, तो फॉर लोअर रीजन, देखिए मैं दोनों के लिए लिख रहा हूं, फॉर लोअर, जरा ध्यान दें, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी, फॉर लोअर रीजन, है ना। तो नीचे वाले रीजन के लिए मैं इधर लिख रहा हूं और इधर लिख लेता हूं फॉर अपर रीजन, फॉर अपर रीजन। मैं दोनों रीजन के लिए लिमिट्स लिख रहा हूं इंटीग्रेशन की। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, देखिए दोनों के लिए एक साथ लिख देते हैं। देखो कितनी आएंगी लिमिट्स, देखो इस स्ट्रिप, ये स्ट्रिप कहां से शुरू हो रही है, अब ध्यान से देखना लिमिट्स कैसे लेनी है, लिमिट कैसे चेंज हो जाएंगी। देखो ये स्ट्रिप यहां से स्टार्ट हो रही है और ये क्या है, ये है x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 से लेकर के स्ट्रिप कहां तक जा रही है, देखिए x इक्वल टू 0 से लेकर के पैराबोला तक जा रही है। अब जरा ध्यान देना, पैराबोला में से x निकालो। पैराबोला की इक्वेशन क्या आती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है।
तो यहां से x कितना होगा, देखिए अगर आप यहां से x को फाइंड आउट करेंगे तो ये इधर रूट लग जाएगा, तो x 0 से लेकर के रूट y तक जाएगा। देखिए 0 से लेकर के रूट y तक, ठीक। अच्छा अब y एक्सिस पे देखो जरा, y एक्सिस पे कहां से कहां तक जाएंगे, देखिए ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप यहाँ 0 से लेके, और ये जो पॉइंट है देखो ये 1 है, कितना है ये 1, इस पे अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा 0,1 वाला पॉइंट है। तो ये जो स्ट्रिप है ये 0 से लेके 1 तक ले सकते हैं हम, 0 से लेकर के 1, यानी कि y की लिमिट क्या हो गई, y 0 से लेकर के 1 तक वेरी करेगा। तो ये होगी लोअर रीजन के लिए लिमिट, ये दोनों लिमिट, ये ऊपर वाली लिमिट वेरिएबल है और नीचे वाली लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। अब अपर रीजन के लिए लिमिट लेते हैं, तो देखिए अपर रीजन के लिए लिमिट क्या होंगी, जरा ध्यान देना। इसमें अगर आप ध्यान दें तो देखो ये स्ट्रिप कहां से शुरू हो रही है, अगेन ये 0 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, देखिए ये 0 से स्टार्ट होकर इस लाइन तक जा रही है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। आपको क्या करना है, यहां से x फाइंड करो कितना होगा, तो यहां से x आएगा 2 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 0 से लेकर के 2 माइनस वाई तक ये स्ट्रिप जा रही है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर 2 माइनस वाई तक जा रही है। उसके बाद आगे देखें, y को देखें जरा, y कहां से कहां तक है, देखो अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो ये रीजन 1 से शुरू होकर 2 तक जा रहा है, तो y 1 से स्टार्ट होकर 2 तक जाएगा, है ना भाई, ये स्ट्रिप इसी रीजन में तो आएगी 1 से लेकर के 2 तक। तो देखो हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो गई। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमारा डबल इंटीग्रल का कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन देखिए ये जो मैंने यहां से यहां तक इतना लिखा है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, कहां लिखेंगे डायरेक्टली वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। एक बार आपको समझ में आ गया तो इसको करने में आपको बहुत कम समय लगेगा। चलिए अब आगे देखें, अब इसको मैं आगे कैलकुलेट कर रहा हूं, अब मैं इंटीग्रल की वैल्यू लिख रहा हूं। तो हमारा इंटीग्रल क्या है, 0 से 1, अब यहां पर ध्यान दें, इंटीग्रल है हमारा 0 से 1, 0 से 1। दूसरा एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स, उसके आगे एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स, एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ये मेरा इंटीग्रल है जिसको मुझे कैलकुलेट करना है। 0 से 1 एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स और एक्स वाई डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रल है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर क्या लिखना है हमें, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां के बाद जब आप इतना कर लेंगे तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए तो यहां पर मैं ऑर्डर को चेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान देना अब कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले डबल इंटीग्रल लिखेंगे, कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। एक मिनट, हाँ डबल इंटीग्रल, देखिए अब डबल इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं, तो पहले आप इस वाली लिमिट के लिए लिखेंगे, इसके लिए। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो नीचे वाली दो लिमिट है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है, यानी कि अंदर वाले इंटीग्रल पे ये लिमिट लगेगी, बाहर वाले इंटीग्रल पे ये लगेगी। ऐसे ही अंदर वाले इंटीग्रल पे इनको अप्लाई करेंगे, बाहर वाले इंटीग्रल पे इनको अप्लाई करेंगे। तो बाहर वाले इंटीग्रल पे लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1, 0 से 1, यानी कि 0 से 1 सेम ही रहेगी। दूसरा इंटीग्रल पे लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से रूट वाई। तो चलिए 0 से रूट वाई लिख लेते हैं, 0 से रूट वाई, एक्स वाई डी वाई। अच्छा अब यहां पर ध्यान देना, देखो ये लिमिट है एक्स की, किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है। तो हम इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, देखिए जिसकी लिमिट होती है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करते हैं। तो यहां पर मेरा dx dy लिख देता हूं, dx dy। तो हम इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसकी लिमिट होती है। देखिए पहली बात, जिसकी वेरिएबल लिमिट होती है उसी के रेस्पेक्ट में पहले हम इंटीग्रेट करते हैं। चलिए तो प्लस, अब देखो ये इंटीग्रल दो पार्ट में टूट गया। दो पार्ट में ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमारा रीजन था, जब वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे थे तो ये रीजन एक ही था, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली तो ये रीजन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो नीचे वाले के लिए इंटीग्रल अलग करेंगे, ऊपर वाले का इंटीग्रल अलग करेंगे। हाँ तो यहां पर देखिए प्लस 0, देखिए दूसरा वाला लिमिट देखें जरा,
ये लिमिट क्या है, 1 से लेकर 2 तक है, कांस्टेंट लिमिट नीचे वाली, वेरिएबल लिमिट ऊपर वाली, 1 से 2, तो 1 से 2 जाएंगे, फिर दूसरा इंटीग्रल लिखेंगे 1 से 2, दूसरा कहां से कहां तक है, 0 से 2 माइनस वाई, तो यहां पर लिखेंगे 0 और यहां लिखेंगे 2 माइनस वाई, एक्स वाई डी वाई, एक्स वाई डी एक्स और डी वाई, ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहां पर हमारा ऑर्डर भी चेंज हो गया, इसी को कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने लिखा नहीं, आप ऊपर लिख देना इससे पहले कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने देखो इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि लिमिट चेंज होगी। देखो लिमिट पहले वाली लिमिट नहीं है, अब देखो पहले ये y की लिमिट थी, किसकी लिमिट थी, y की, और अगर आप इधर देखेंगे तो देखिए इधर पहले वेरिएबल लिमिट y की थी, यहां पर वेरिएबल लिमिट x की है, यहां पर कांस्टेंट लिमिट x की थी, यहां पर कांस्टेंट लिमिट y की है, यानी कि हमारे डबल इंटीग्रल में लिमिट चेंज हो गई। और जब डबल इंटीग्रल में लिमिट चेंज हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए यहां पर अब इसको इवेल्युएट करते हैं, देखिए कितना आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को यहां से आगे, ठीक है। देखिए क्या है, पहला इंटीग्रल 0 से 1 है ना। अब इसमें ध्यान से देखना जरा, ये x की लिमिट है, तो x के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, y और dy को अंदर वाले इंटीग्रल से बाहर कर देता हूं। देखो y dy को मैंने इस इंटीग्रल से बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट थे, तो यहां पर क्या बच गया मेरे पास, 0 से √y और फंक्शन आ गया मेरे पास x dx, मतलब मुझे x dx का इंटीग्रेशन करना है, कितना आसान है। यहां पर देखो 1 से 2, यहां पर भी मुझे x की लिमिट है तो मैं किसको बाहर करूंगा, y को, तो y dy को बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके 2 माइनस वाई तक, किसका, x dx का, ठीक। अगले स्टेप में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देखिए कितना आएगा, 0 से 1 y dy, देखिए x का इंटीग्रेशन x² 2 और लिमिट होगी 0 से √y, ठीक है, प्लस यहां पर क्या आएगा, लिमिट 1 से 2 y dy और यहां पर x² 2 लिमिट होंगी 0 से 2 माइनस वाई, 0 से 2 माइनस वाई। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब देखो इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1 y, अब यहां पर देखो, देखिए अपर, अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y dy कितना आएगा, देखिए x की जगह अगर आप √y रखेंगे तो y ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y, यानी कि ये हमारे पास आएगा, हाँ, y/2 माइनस 0 है ना, y/2 माइनस 0 प्लस दूसरे वाले इंटीग्रल में देखें 1 से 2 y dy, यहां पर देखिए x की जगह अगर आप 2 माइनस वाई रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई। देखो ये 2 है, इस 2 को आप पहले ही बाहर कर सकते हैं, तो इस 2 को मैं पहले ही बाहर कर देता हूं 1/2, तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, कितना आ जाएगा, देखिए ये मेरे पास आ जाएगा 0 से 1। अब देखो यहां पर ध्यान देना जरा, देखिए ये 2 को मैं बाहर कर सकता हूं, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है, 0 से 1 y और y का मल्टीप्लीकेशन y² dy, y², देखो y से y का मल्टीप्लीकेशन y² dy प्लस यहां पर इंटीग्रेशन 1 से 2 है ना, 1 से 2। अब यहां पर देखो इसको ब्रैकेट को a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1/2 यहां भी बाहर आ जाएगा, तो यहां पर इसको अगर आप ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को, देखिए कितना आएगा, 4 प्लस y² माइनस 4y, ये मेरे पास आ जाएगा, है ना। अब आगे देखें, देखिए तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आ रहा है, 1/2 0 से 1, अच्छा इसका इंटीग्रेट कर देते हैं लेफ्ट वाले पार्ट का, तो है ना, लेफ्ट वाला पार्ट y² का इंटीग्रेशन y की पावर 3, तो y की पावर 3/3 लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 प्लस सेकेंड पार्ट में देखें जरा, 1/2 बाहर है,
लिमिट 1 से 2 है। देखो इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y प्लस y की पावर 3, देखिए y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करेंगे माइनस 4y स्क्वायर और dy, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहां पर लिमिट लगा देते हैं। देखिए 3 तो पहले बाहर आ जाएगा तो 1/6, तो यहां पर हमारे पास केवल बचेगा y की पावर 3 और 0 से 1 लिमिट लगानी है प्लस 1/2। अब यहां पर देखो इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखना कितना आएगा। देखिए y 4y का इंटीग्रेशन होगा 4y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y की पावर 4/4 माइनस 4y की पावर 3/3 और लिमिट हो गई 1 से 2। तो मैंने यहां पर लिमिट को अब अप्लाई कर दूंगा तो देखो कितना आ जाएगा। देखिए तो ये हो गया हमारे पास 1/6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1 - 0 प्लस 1/2 बाहर रहेगा। अंदर देखो जरा, जब आप अपर लिमिट लगाएंगे यहां पर, देखिए अपर लिमिट तो ये 2 से 2 तो पहली कैंसिल हो गया। अपर लिमिट लगाने पर यहां y की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 4 प्लस यहां y की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 16 होता है अपॉन 4 माइनस यहां 2 की पावर 3 8 हो जाएगा तो 4 × 8 अपॉन 3 माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे, देखिए जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाएंगे तो ये और ये माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर देखो 2y स्क्वायर है तो ये -2 आ जाएगा, यहां पर -1/4 आ जाएगा जब आप y की जगह 1 रखेंगे तो, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए कितना आएगा सिंप्लीफाई करके 1/6, ये 1/6 आ गया प्लस 1/2। अब इसको अंदर वाले को सॉल्व करें, ये 8 हो गया 8, ये 4 प्लस 4, यहां पर कैंसिल नहीं होगा कुछ भी, -32/3 -2 -1/4 प्लस 4/3। तो एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं पूरा। क्या ले लेते हैं एलसीएम, कितना एलसीएम आ रहा है 12। तो एलसीएम लेने पर 1/6 प्लस 1/2, अंदर देखें जरा, ये 12 - 2 10 आ जाएगा। सॉरी एलसीएम लेता हूं पहले, है ना, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम कितना आएगा 12, तो देखो 12 एलसीएम लेने पे कितना आएगा। देखो यहां पर 12 8 96 हो जाएगा, है ना, 12 5 या 60, 12 6 या 72, है ना। तो इसी तरह से आप चलेंगे तो हमारा कितना आएगा 98 प्लस ये कितना आ गया 48, है ना, 12 4 जा 48 माइनस 3 4 से मल्टीप्लाई करो 8, देखिए 3 4 जा 12, 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये 128 आ जाएगा -24 माइनस, देखिए -24 और यहां पर 4 3 और 3 1, तो 3 आ जाएगा एंड प्लस 16 आ जाएगा। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें और देखें कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास 1/6 प्लस 1/2, अंदर देखिए कितना आ रहा है। अब यहां पर देखो 48 और 96 कितना होता है, 48 एंड 96, ये हमारा हो जाएगा 144, 144 प्लस 16 160, तो 160 तो प्लस का हो गया माइनस। अब निगेटिव वाला देखें जरा, 128 और 24, ये हमारा आ जाएगा 152 155 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा, हाँ देखें जरा ध्यान से कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1/6 प्लस 5/1/2 इंटू 5 ऊपर बचेगा 12 नीचे। तो फाइनली देखिए ऊपर 5/24 आ गया, कितना आ गया 5/24, तो 1/6 प्लस 5/24, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए जरा कितना आएगा 1/6 प्लस 5/24 ऐड करने पर, हाँ यहां पर हमारे पास 9 देखिए यहां 4 आ जाएगा 9/24
और 9/24 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए 3 टाइम्स और 8 टाइम्स, यानी कि 3/8 हमारा फाइनली यहां से आंसर आ गया। कितना आ गया? 3/8। तो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 3/8 आ गया। ठीक, 3/8, जरा ध्यान देंगे, आंसर 3/8, ये हमारा इसका आंसर है। देखिए आंसर पे ध्यान दें, 3/8। तो ये हमारा इसका फाइनली आंसर आ गया 3/8। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्वेश्चंस देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां से लेकर के यहां तक आपको लिखना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो यहां के बाद सीधे यहां पर लिमिट डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो लिमिट कैसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, पहली स्टेप में अगर आप ध्यान दें, पहली स्टेप जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी, ये 0 से लेके कहां तक है, यानी कि ये चीज आप यहीं पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, 0 से 1, 0 से √y, 1 से 2 और 0 से 2 - 5। ठीक, और बाकी अगर आप आराम से करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई गलती ना हो, तो पहले आप लिखें और उसके बाद लिमिट को अप्लाई कर दें। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। आगे देखो, अब यहां पर मैंने आपको 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कराया, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि ये चारों के चारों जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, बिल्कुल एज इट इज इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं लिमिट में चेंज है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चेंज है, बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह से होगा, आंसर भी इसी के जैसे आएंगे ज्यादातर। देखो जैसे हमारा जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखो यहां पर कुछ भी चेंज नहीं है, केवल x की जगह y आ गया है। क्या आ गया? x की जगह y, यानी कि पहले हमें यहां पर जो y की लिमिट गिवन थी, अब यहां पर x की लिमिट दे रखी है। देखो आंसर भी सेम है, आंसर भी सेम है। क्यों? क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। तो इसको आप करेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप इसमें ध्यान दें तो इसमें भी चेंज नहीं है। देखो यहां से फिर से y की लिमिट आ गई, बस यहां पर जो पहले हमें 1 दे रखा था, 1 की जगह a लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 की जगह a। तो देखो जब 1 की जगह a लिखा होगा तो देखो आंसर भी वही आ रहा है। देखो 3a की पावर 4, यहां 1 होता तो 3/8 ही आता। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बिल्कुल ये भी सेम है, लिमिट वही है, y की लिमिट है, कोई अंतर नहीं आएगा। आपको यहां पर x² + y² जरूर आ रहा है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। जब आप इसको करेंगे जैसे मैंने कराया, बिल्कुल आप उसी पैटर्न से आगे बढ़े, 100% आपका आंसर सही आएगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ बिल्कुल फिर से वैसा ही आ गया है। यहां पर थोड़ा सा 2 3, वहां 1 था, यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, थोड़ा सा चेंज है, जिसकी वजह से आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब यह है, बिल्कुल एज इट इज ही क्वेश्चन है, आप इनको करें। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, आप कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, लेकिन जो मैंने करा चुका हूं क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। ये भी एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्या है क्वेश्चन, इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन हमें एक क्वेश्चन दिया है, हमें इसके ऑर्डर को चेंज करके इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है ना, चलिए अब करते हैं इसको। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ध्यान देंगे, सबसे पहला स्टेप तो ये हमारा क्या है? फंक्शन है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? डबल इंटीग्रल है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए, मैं यहां पर सबसे पहले इसी को लिख लेता हूं, फंक्शन को पहले लिख लेते हैं। क्या है? देखिए, तो हमें जिसको सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं 0 से 1, 0 से 1, लिमिट है 0 से 1, दूसरी लिमिट x से लेकर के √2 - x² तक है। ठीक है, x dy dx अपॉन √ में x² + y², ये हमारा फंक्शन है। ठीक, अब यहां पर देखें जरा जल्दी से, सबसे पहले गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए सभी स्टेप फिक्स हैं। गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखिए कितनी होंगी। देखिए, देखो यहां पर वेरिएबल लिमिट किसकी है? y की, और कांस्टेंट लिमिट किसकी है? x की। तो मैं पहले y की लिमिट लिख रहा हूं। y देखिए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? y वेरी कर रहा है x से लेकर के, y = x से लेकर के वेरी करेगा कहां तक? √2 - x² तक। और ये x की लिमिट है। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x वेरी कर रहा है। देखिए x को, अच्छा पहले एक चीज और ध्यान दें, ये जो y = √2 - x² है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा,
अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस एक्स स्क्वायर को भी लेफ्ट में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक, तो यहां पर अब जरा थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए तो हमारे पास y की लिमिट आ गई, मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो हमारे पास किसकी लिमिट आ गई है, y की लिमिट। अब मैं आगे x की लिमिट लिख रहा हूं, देखिए x की लिमिट क्या होगी, जरा ध्यान दें, x की लिमिट, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 1 तक, तो y वेरी कर रहा था x से लेकर के √2 माइनस एक्स स्क्वायर तक, x वेरी कर रहा है 0 से 1 तक। तो ये सारी लिमिट्स मैंने लिख दी। अब जरा ध्यान से देखना, देखो ये जो पहली वाली y की लिमिट है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्या है, ये एक लाइन है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए ये क्या है, एक लाइन है ना, अ लाइन। लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, और ये लाइन कहां से पास होती है, y इक्वल टू एक्स की लाइन आपको बहुत अच्छे से आती होगी, ओरिजिन से पास होती है। कहां से, ओरिजिन से। यहां पर दूसरी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ये क्या है, अ सर्कल, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। और कौन से सर्कल की इक्वेशन है, जो सर्कल, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है उस सर्कल की इक्वेशन है। मैंने आप लोगों को जो हमारा फॉर्मूले वाला लेक्चर था उसमें सर्कल की इक्वेशन भी आपको बताई थी। ठीक है, आगे देखो, हाँ यहां पर देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या है, अगेन हमारे पास ये y एक्सिस है। क्या है, ये y एक्सिस। x इक्वल टू 1, ये एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, लास्ट क्वेश्चन में भी थी, है ना, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये एक ऐसी लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है ना, चलिए अब इसका पहले हम क्या बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, मतलब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखो जरा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, x और y एक्सिस को लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर x और y एक्सिस ले लेता हूं, देखिए जरा ध्यान से, x एंड y एक्सिस, है ना, तो x एंड y एक्सिस, ये मेरी होगी y एक्सिस, ठीक, और x एक्सिस, ये आ गई हमारी x एक्सिस। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप ध्यान दें जरा, x और y एक्सिस हमने ले लिया, है ना। तो सबसे पहले जो हमारी पहली इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स एक लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है और एकदम बीच में से जाती है 45 डिग्री के एंगल पे, इस तरह से। तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जरा, सर्कल, है ना, सर्कल को भी ड्रॉ करते हैं। सर्कल, देखिए सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहां होगा, ओरिजिन पे होगा, है ना, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा। ये लीजिए, चलिए, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो मैंने जो कर्व है, कितने कर्व हमारे पास आ गए, जरा ध्यान देना। देखो सर्कल की इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास ये सर्कल है और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स। तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, y इक्वल टू एक्स, और ये हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखिए आपके लिए आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि आप लोग क्लास 12th में भी ये सब ड्रॉ कर चुके हैं। एरिया बाउंडेड रीजन आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा क्लास 12th में, जहां पर आप सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इन सब की ड्राइंग आप करते थे। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास सर्कल भी आ गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी आ गई। अब देखो जरा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां पर है, x इक्वल टू 0 है हमारा y एक्सिस पर। तो ये हमारी x इक्वल टू 0 की लाइन है, y एक्सिस। उसके बाद x इक्वल टू 1,
अब x इक्वल टू 1 कहां से पास होगा ये हमें जरा देखना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या चीज चेक करते हैं कि ये जो हमारा सर्कल है और ये जो लाइन है ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं, है ना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें लाइन कहां ड्रॉ करनी है। देखिए तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किस किस का है, y इक्वल टू एक्स का और सर्कल का। देखो कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो जो आपके पास इक्वेशन 1 है और 2 है इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप यहां पर y की जगह x रख दीजिए, y की जगह पर क्या रख देंगे x, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कितने आएगी x की वैल्यू, तो सॉल्व 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। देखो तो हमारे पास यहां से आ जाएगा x, हाँ ठीक। देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दें, यहां पर लिमिट किसकी वेरिएबल है, यहां पर लिमिट y की वेरिएबल है। किसकी लिमिट वेरिएबल है, y की। तो हमारी स्ट्रिप अगेन वर्टिकल है, स्ट्रिप क्या है, वर्टिकल है। चलिए ये पॉइंट हमें चाहिए, तो y इक्वल टू एक्स यहां से निकालते हैं, देखिए कितना आएगा। तो सॉल्व 1 एंड 2, तो आप क्या करें इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में 2 कहां पर है, ये रही, 2 में y की जगह x रख दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू, देखिए वैसे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन हम 1 को कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इधर नहीं है। ठीक है, ये -1 इसलिए आएगी क्योंकि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो यहां भी कट करेगी, तो प्लस माइनस 1 आएगा, लेकिन हमें प्लस लेना है, क्या लेना है, +1 लेना है। -1 को आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो -1 हम नहीं लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखें जरा, देखो तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और ये 1,1 हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। तो अब आप देखो जरा, हमारे पास x इक्वल टू 1 की एक लाइन है, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और ये कहां से पास होनी चाहिए, ये इस 1 से पास होनी चाहिए, है ना। तो चलिए इस लाइन को भी ड्रॉ कर देते हैं। देखें जरा, ये लाइन हमारे पास यहां से पास होगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये लाइन हमारे पास आ गई। अब देखो हमारा बाउंडेड रीजन कौन सा है, बाउंडेड रीजन जो कि ये वाला है, इधर वाला। क्यों, क्योंकि इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ये इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के अंदर भी आ रहा है, और x इक्वल टू 0 में भी आ रहा है, तो ये सब के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा बाउंडेड रीजन है। अब ये जो बाउंडेड रीजन है इसमें हमें स्ट्रिप देखें जरा, अगर आप ध्यान दें तो गिवन स्ट्रिप क्या होगी, गिवन स्ट्रिप इज वर्टिकल। तो जो गिवन स्ट्रिप है ना वो वर्टिकल होगी। अब समझिए वर्टिकल क्यों होगी, क्योंकि हमें लिमिट्स किसकी वेरिएबल दी है, y की वेरिएबल लिमिट है, जिसकी लिमिट वेरिएबल होती है स्ट्रिप उसी के पैरेलल होती है। तो जो गिवन स्ट्रिप है वो यहां पर इसी के पैरेलल होगी, गिवन स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ये हो गई गिवन स्ट्रिप, ये गिवन है। लेकिन अब फिर से यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, यानी कि ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही, y इक्वल टू एक्स से और सर्कल पे जाके खत्म हो रही है। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, अब देखो गिवन स्ट्रिप अगर वर्टिकल है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, गिवन स्ट्रिप अगर वर्टिकल है तो आपको लेनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और फिर से वही प्रॉब्लम है, जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो देखिए अगर आप नीचे लेंगे तो y एक्सिस से शुरू होगी और लाइन पे जाके खत्म होगी, लेकिन अगर स्ट्रिप ऊपर हुई तो वो x एक्सिस से y एक्सिस से शुरू होगी और सर्कल पे जाके खत्म होगी। इसका मतलब यहां पर भी हमारे पास 2 रीजन है। कितने रीजन है, 2 रीजन है, एक अपर रीजन और एक लोअर रीजन। तो एक स्ट्रिप हमें अपर रीजन में लेनी पड़ेगी, एक स्ट्रिप हमें लोअर रीजन में लेनी पड़ेगी, 2 स्ट्रिप हमारे पास होनी चाहिए। तो चलिए मैं 2 स्ट्रिप यहां पर ले लेता हूं, एक स्ट्रिप यहां पर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, एक ही डायग्राम में अगर आप स्ट्रिप लेंगे तो आपका समय बचेगा, वरना आप एक नया डायग्राम भी बना सकते हैं जिसमें आप 2 स्ट्रिप लेंगे, है ना, नया डायग्राम। लेकिन 2 बार डायग्राम कौन बनाएगा, समय ज्यादा खराब होगा, इसलिए एक ही में मैंने कर दिया है। चलिए तो अब आगे देखें,
तो हमने क्या करा, गिवन स्ट्रिप वर्टिकल थी तो टेक 2 न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो 2 नई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमने ले ली है ना, 2 न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। तो हमारे पास 2 नई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आ गई हैं। जब हमारे पास न्यू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आ जाए तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आप क्या करेंगे, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को लिखेंगे, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं। तो न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखिए क्या होंगे, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान से देखें नई लिमिट क्या आएंगी। देखो अगर नई लिमिट की बात करें तो इसमें 2 रीजन है, एक लोअर रीजन एक अपर रीजन। तो पहले तो मैं रीजन लिख लेता हूं, फॉर लोअर रीजन, है ना, फॉर लोअर रीजन। दूसरा फॉर अपर रीजन, फॉर अपर रीजन या अपर स्ट्रिप भी लिख सकते हैं, फॉर अपर रीजन। अब जरा ध्यान देंगे लोअर और अपर रीजन के लिए क्या हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, है ना। तो देखो यहां पर जरा, तो देखते हैं कितने लिमिट आएंगे। देखिए पहले केस में चलिए, तो यहां पर देखो जरा, पहले हम बात करें लोअर रीजन की। तो देखिए लोअर रीजन में जो स्ट्रिप है ना वो x इक्वल टू 0 से शुरू होके और यहां से देखो x की वैल्यू कितनी y, x इक्वल टू y तक जा रही है। x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके x इक्वल टू y। देखो लोअर रीजन में x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुए और x इक्वल टू y तक स्ट्रिप गई। ये वेरिएबल लिमिट्स है। उसके बाद अगर कांस्टेंट लिमिट की बात करें तो देखो ये नीचे वाली जो स्ट्रिप है ये 0 से लेकर y इक्वल टू 1 तक मूव कर सकती है ऊपर नीचे। भाई ये वाली स्ट्रिप केवल नीचे वाले रीजन में ही तो ऊपर नीचे हो सकती है, तो 0 से 1 तक। तो कांस्टेंट लिमिट क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 से लेकर के 1 तक। अब अपर रीजन के लिए लिखते हैं। अपर रीजन में अगर आप ध्यान दें तो देखिए x 0 से लेकर के कहां तक वेरी करेगा, ये देखो सर्कल तक पहुंचेगा और सर्कल में की इक्वेशन में से x निकालेंगे तो 2 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। तो यानी कि यहां पर x इक्वल टू 0 से शुरू होगी कहानी और x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर तक जाएंगे। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस, ये कहां से आया, देखो एक्चुअल में जो ये स्ट्रिप है यहां से शुरू होकर सर्कल तक जा रही है। अब सर्कल की इक्वेशन में से x को निकालो, तो यहां से अगर आप x को निकालेंगे तो वाई स्क्वायर उधर जाएगा और फिर x स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए, ये तो हमारी x की तो लिमिट होगी। अब ये जो स्ट्रिप ऊपर वाली है ये कहां से कहां तक वेरी करेगी, y इक्वल टू 1 से लेकर के। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये क्या है, इस सर्कल का रेडियस देखो कितना है, इस सर्कल का रेडियस है √2। देखो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू 2 लिखी है, इसका मतलब ये एक्चुअल में √2 का होल स्क्वायर होगा। तो यहां रेडियस कितना है, √2, रेडियस कितना है √2। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 0,√2 है और ये √2,0 है। तो हमें कहां से कहां तक जाना है, देखो y इक्वल टू 1 से लेकर के √2 तक जाना है क्योंकि स्ट्रिप इसी रीजन में वेरी कर सकती है। तो 1 से लेकर के √2 तक हमें जाना है। तो x की वैल्यू 1 से शुरू होगी और √2 तक चलेगी, कहां तक, √2 तक। तो हमें लोअर रीजन और अपर रीजन के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का पता चल गया है, ठीक है ना, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का हमें पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन है अब इसका हम ऑर्डर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, है ना। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन के ऑर्डर को अब क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखना कैसे चेंज होगा इंटीग्रेशन का ऑर्डर। देखो
अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ डबल इंटीग्रल को। तो डबल इंटीग्रल कितना, 0 से 1 x से, देखिए डबल इंटीग्रल है हमारा 0 से 1, 0 से 1, दूसरा इंटीग्रल x से लेकर के अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर तक जा रहा है ना, x dy dx, x dy dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब यहां पर मैं इसको आगे इसको स्प्लिट कर देते दो पार्ट में, है ना। अब हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर को चेंज करना है। और जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो याद रखें दो इंटीग्रेशन आएंगे। दो क्यों आएंगे, दो इसलिए आएंगे क्योंकि हमारे पास दो नए रीजन आ गए हैं, दो नए रीजन आ गए हैं। एक इस रीजन के लिए आएगा और एक ऊपर वाले रीजन के लिए आएगा। तो देखो नीचे वाले के लिए लिखते हैं पहले, देखो तो पहले तो मैं डबल इंटीग्रल का सिंबल लगा लेता हूं। देखो पहले तो हम डबल इंटीग्रल का सिंबल लगा लेते हैं। देखिए अब लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी, लोअर रीजन में। देखिए लोअर रीजन में कहां से कहां तक वेरी करेगी, देखो यहां से देख के लिखते हैं। देखो कांस्टेंट लिमिट है 0 से 1 तक, 0 से 1। वेरिएबल लिमिट है 0 से लेके y तक, तो ये है 0 से y, ठीक है। बाकी फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा, x dy dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ प्लस दूसरा इंटीग्रेशन, देखो दूसरा इंटीग्रेशन की बात करें तो कहां से कहां तक जाएगा देखो जरा ध्यान से, हाँ इधर आ जाओ अपर रीजन में। अपर रीजन में कहां से कहां तक है, कांस्टेंट लिमिट तो 1 से √2 तक है, 1 से √2। वेरिएबल लिमिट 0 से स्टार्ट होगी और अंडर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर तक जाएंगे, एक्स dy dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए यहां तक हमारे पास आ गए। अब आगे देखो जरा, देखिए इसके बाद अब यहां से देखो, यहां से अगर आप देखें ये लिमिट किसकी है, x की वेरिएबल लिमिट है, यहां पर x की वेरिएबल लिमिट है। तो अगर लिमिट x की वेरिएबल है तो यहां पर केवल y कांस्टेंट है, मतलब dy कांस्टेंट है। तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर समझिए कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे होगा। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप यहां से डायरेक्ट भी इसका लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप याद कर सकते हैं, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में हम इसको आएगा कैसे। तो देखिए, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये आपको आगे सॉल्व अगर आप इसको करना चाहते हैं तो अब ये थोड़ा सा हमें 12th वाला इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कैसे यूज करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर पुट कर दीजिए। देखिए टी स्क्वायर क्यों, क्योंकि अगर आप टी पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टी पुट करेंगे तो रूट में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि रूट से बच जाए तो टी स्क्वायर पुट करिए। जैसे आप क्लास 12 में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे तो जहां पर रूट आता था तो रूट के अंदर वाला जब हम पुट करते थे तो उसको स्क्वायर में पुट करते थे जिससे कि रूट हट जाए। तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अब लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें कैसे लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो तो आप क्या करेंगे, पुट, देखिए पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और आपको मालूम है जब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx हो जाएगा, y का 0 और इसका 2t एंड dt, टी स्क्वायर का 2t और dt। हाँ तो 2t एंड dt, 2 से 2 यहां कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x dx इज इक्वल टू t dt, ये मेरे पास आ जाएगा। x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, t dt। तो देखो यहां पर जो ये x और dx है इसकी जगह t dt लिख देंगे, जो dy है वो तो कांस्टेंट है, dy को आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे यहां पर, है ना, dy इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, x dx की जगह dt t dt, यहां पर भी x dx की जगह t dt। अब देखो यहां पर भी दो तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूशन किया, t को पुट कर दिया, है ना।
अब अगर हमने यहाँ पर वेरिएबल चेंज किया तो लिमिट भी चेंज होगी। क्या चेंज होगी? लिमिट भी चेंज होगी। लेकिन आप बिना लिमिट चेंज किए भी कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, लेकिन आप लिमिट को अप्लाई मत करिए। लिमिट को अप्लाई करने से पहले वहां पर आप टी की जगह वापस ये वैल्यू लिख देंगे। अगर आप टी की जगह पर वापस ये वैल्यू लिख देंगे तो आपको लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप आगे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लिमिट को चेंज करके और एक लिमिट को बिना चेंज किए, है ना। तो मैं आपको लिमिट को देखिए, लिमिट को चेंज करके और लिमिट को बिना चेंज किए, तो मैं आपको यहां पर लिमिट को बिना चेंज किए, है ना, लिमिट को बिना चेंज किए करके दिखा रहा हूं, ठीक है। बाकी आप लिमिट चेंज करना चाहें तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए कितना आएगा। तो मैं केवल लेफ्ट साइड नहीं लिख रहा हूं, राइट साइड लिख रहा हूं। देखिए, तो मैं यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, तो 0 से 1 और दूसरा इंटीग्रेशन हमारा 0 से y, 0 से y x dy dx, है ना। तो dy को मैं बाहर लिख देता हूं, dy तो कांस्टेंट है, तो x dx, अब जरा ध्यान देना, x dx की जगह आ जाएगा t dt अपॉन, अब यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे t स्क्वायर, क्या लिखेंगे? t स्क्वायर, और रूट में t स्क्वायर जब लिखेंगे तो वो t आ जाएगा बाहर, प्लस इधर देखिए 1 से √2, 1 से √2, देखिए ध्यान देना, मैं सब्स्टिट्यूशन किया है, मैंने लिमिट चेंज नहीं की है। आप चाहें तो लिमिट को चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे ये मैं आपको अभी बता दूंगा। अंडर रूट में 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स dx की जगह dy फिर से बाहर रहेगा, एक्स dx की जगह आप लिख सकते हैं t dt और अपॉन में t। अब देखो यहां पर t से t कट जाएगा, t से t क्या होगा? कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अगले स्टेप में देखें जरा क्या आएगा। अब जरा ध्यान देना, देखो यहां पर केवल dt बचा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, यहां भी dt बचा, dt का इंटीग्रेशन t होगा। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 से 1 dy t लिमिट 0 से y प्लस 1 से √2, ये हो जाएगा t, dy तो हमारे पास पहले से ही है, और t की लिमिट 0 से √2 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है आगे? नेक्स्ट स्टेप पे देखें जरा, नेक्स्ट स्टेप देखो, अब यहां पर आप लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों? क्योंकि ये t है वो y है। तो क्या करेंगे? आप एक काम कर सकते हैं, t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान देना, जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो या तो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ लिमिट को चेंज कर दें, और अगर आप लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के बाद आप पहले t की जगह वो वापस पुट करेंगे जो आपने पहले पुट किया था। तो t की वैल्यू यहां पुट करें, उसी के बाद लिमिट अप्लाई करें, अपर माइनस लोअर। तो यहां पर हमारे पास 0 से 1 हो जाएगा, t की जगह मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी लिमिट होगी 0 से y एंड dy, क्या आ जाएगा? dy प्लस 0 से 1 से √2, 1 से √2, और यहां पर t की जगह आप देखिए, अब ध्यान देना, यहां पर t की पहले वैल्यू पुट करेंगे, t की पहले वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 2 रूट में 2 माइनस वाई स्क्वायर dy, ये हमारे पास आएगा। देखिए, अब मैं आपको कह रहा था कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप देखें कुछ बुक्स में या कहीं पर भी बहुत सारी चीजों में दिया रहता है, इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप दिया रहता है ना, इस स्टेप के बाद डायरेक्टली, मतलब आप इसका इंटीग्रेशन याद कर सकते हैं कि x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो आप अगर इसको याद कर लेंगे तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में आया कैसे है तो हमें ये पूरा करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बस ये याद करना पड़ेगा कि x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। अब यहां पर मैं लिमिट को अप्लाई कर रहा हूं, देखिए, तो अब हम यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए लिमिट अप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 0 से 1, 0 से 1। देखिए
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको क्या करना, आपने इसको डिफरेंस इंटीग्रेट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर वाई रखेंगे। अब आप जरा ध्यान देना, अगर आप यहाँ एक्स की जगह वाई रख देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2y स्क्वायर, और 2y स्क्वायर में से y तो बाहर आ जाएगा, रूट रह जाएगा, तो √2y आएगा, ये √2y है ना। तो ये तो अपर लिमिट रखने पे आ गया √2y। लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो, लोअर लिमिट रखने पे x 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट में y स्क्वायर बचेगा, मतलब y बाहर आ जाएगा, तो माइनस का y और dy प्लस, आगे देखें जरा, यहां पर जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 से लेके हम √2 तक जा रहे हैं, है ना। अपर लिमिट जब आप रखेंगे, ध्यान देना, जब आप x की जगह अंडर रूट में 2 माइनस वाई स्क्वायर रखेंगे और उसका हो जाएगा स्क्वायर, तो यहां पर एक्चुअल में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 माइनस वाई स्क्वायर आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो कुल मिला के √2 बचेगा। देखिए ध्यान देना, √2 क्यों बचेगा, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर की जगह √2 माइनस वाई स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, √2 बचेगा। ये तो अपर लिमिट रखने पे आया। लोअर लिमिट रखने पे क्या होगा, x 0 हो जाएगा, तो ये y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y एंड dy, dy। अब आगे चलते हैं, देखिए, तो इस स्टेप को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं और इसको हम आगे करते हैं। तो देखिए क्या हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1, देखिए 0 से 1 √2y माइनस वाई, √2y माइनस वाई एंड dy, देखिए √2y माइनस वाई dy, 0 से 1 वाले में, है ना। चलिए अब प्लस, आगे देखिए दूसरा क्या था, दूसरा हमारा इंटीग्रेशन था 1 से √2, 1 से √2, और यहां पर था √2 माइनस वाई, √2 माइनस वाई dy। अब यहां से देखिए कितना आ जाएगा, देखो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए अब आसान हो गया इंटीग्रेशन, कैसे, देखिए यहां पर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो √2 y का कितना होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो √2 वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हमारी हो गई 0 से 1, सॉरी लिमिट एक साथ लगाएंगे, हाँ देखिए √2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक लिमिट हमारे पास है, 0 से 1 तक। आगे देखें हम, प्लस इसका इंटीग्रेशन करें तो √2 का √2y होगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और लिमिट लगेगी 1 से लेके √2 तक। देखिए y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और √2 है, √2 का इंटीग्रेशन √2y और आ जाएगा साथ में। अब इन लिमिट को अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए कितना आ जाएगा। अगर यहां पर आप अपर लिमिट रखेंगे, y की जगह पर 1 होगा, तो ये √2 अपॉन 2 बचेगा, माइनस 1 अपॉन 2, ये तो अपर लिमिट रखने पे आया। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, -0 -0, -0 प्लस 0, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 ही है, माइनस हो या प्लस हो। अब यहां पर पुट करें, अपर लिमिट पुट करेंगे y की जगह तो √2 इंटू √2 आ जाएगा, यहां पर पुट करेंगे तो माइनस, देखिए माइनस √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2 आ जाएगा। अब माइनस, अपर लिमिट रख दी, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो देखिए यहां जब 1 रखेंगे तो ये √2 बचेगा, और देखिए माइनस क्योंकि बाहर लगा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन 2 बचेगा, कितना बचेगा, 1 अपॉन 2। अब यहां से देखो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 तो हो गया कैंसिल, है ना। कितना आ रहा है जरा देखे ध्यान से, √2 अपॉन 2, ये √2 इंटू √2 हो गया 2, देखिए ये 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1, यहां पर बचा माइनस √2, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, पहले मैं 1 को लिख लेता हूं, प्लस √2 अपॉन 2 माइनस √2 अपॉन 2। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अब इसको जरा आगे देखें, ये हमारे पास आ जाएगा, देखो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, एक काम करता हूं, इन दोनों का एलसीएम लेता हूं, इसको ऐसे रहने देते हैं, है ना। इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं, या पूरे का ही एलसीएम ले लेते हैं। देखिए पूरे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2, यहां पर भी 2 प्लस √2
ये 2 आ गया प्लस √2 और -2 √2, -2 √2। तो देखो यहां पर कितना आ गया 2 माइनस √2, 2 √2 में से 2 √2 को माइनस करेंगे अपॉन में 2। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आया है ना, फाइनली देखिए आंसर कितना आ गया हमारा डबल इंटीग्रल का। तो हमारे पास जो डबल इंटीग्रल था इसका जो हमारा आंसर आया देखिए कितना आया 0 से 1। पहले मैं अब इंटीग्रल लिख लेता हूं 0 से 1, लास्ट में आप ऐसे ही आंसर लिखेंगे। देखिए हाँ 0 से 1, दूसरा इंटीग्रल कहां से कहां तक था, हाँ एक्चुअल वाला इंटीग्रेशन हमारा कहां से कहां तक था 0 से 1 और x से 0 से 1 x से अंडर रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो निकालनी थी हमें कि देखो कितनी वैल्यू आ गई बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इनको अगर अलग अलग कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहां पर देखो इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे आगे को ले जाके देखिए कितना आ जाएगा, और आगे अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 1 माइनस √2 अपॉन 2, और इसको अगर आप रेशनलाइजेशन कर दें तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √2। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए तो ये इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था है ना, और सिंपल था थोड़ा सा लेकिन लेंथी है। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन √2। ठीक, अब देखिए आगे, तो इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रल। देखो इस डबल इंटीग्रल में हमें ऑर्डर का केवल इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना और कुछ नहीं करना है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका ऑर्डर को चेंज करो, और चेंज करने के बाद आपको क्या बताना जरा देखना ध्यान से। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द डबल इंटीग्रल, ये एक डबल इंटीग्रल है, इसका जब हमने ऑर्डर चेंज किया लीड्स टू द वैल्यू, तो चेंज करने के बाद ये वैल्यू आ गई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हमारा डबल इंटीग्रल है। क्या है, डबल इंटीग्रल। जब इसका ऑर्डर चेंज किया तो ऑर्डर चेंज करने के बाद ये वाला डबल इंटीग्रल आ गया, है ना। तो इसका मतलब ऑर्डर चेंज हुआ तो लिमिट चेंज हुई होगी, तो जब लिमिट चेंज हुई होगी तो आपको यहां पर आर, अब इन्होंने यहां पर पी क्यू आर एस लिख दिया है, पी क्यू आर एस लिख दिया, लेकिन वैल्यू नहीं लिखी एक्चुअल वैल्यू क्या है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, केवल क्यू की वैल्यू पूछी है, लेकिन क्यू की जगह पी की भी पूछ सकते हैं, एस की पूछ सकते हैं, आर की पूछ सकते हैं, या चारों भी पूछ सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम चारों वैल्यू निकाल लेते हैं, पूछा तो एक ही है, तो करना क्या है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो चलिए इसका ऑर्डर चेंज कर दे जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है ना। देखिए तो हमारे पास पहले जिसका ऑर्डर चेंज करना है मैं उसको लिख लेता हूं। देखिए हमारे पास ऑर्डर जो चेंज करना है वो क्या है, फंक्शन 0 से 8 और x अपॉन 4, x अपॉन 4 से लेकर के 2 तक है, f ऑफ x कॉमा y डी वाई। देखिए जब ऑर्डर चेंज करना हो, ऑर्डर चेंज करने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान देना। जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता, फंक्शन वही रहता है। आप चाहे तो पहले दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराए उसमें देख भी सकते हैं। देखो मैंने यहां पर चेंज किया ऑर्डर चेंज करने पे फंक्शन वही है, केवल लिमिट चेंज हुई है, तो इसलिए फंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फंक्शन कुछ भी दिया हो फंक्शन चेंज नहीं होगा। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे चेंज होगा, सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, गिवन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो जरा ध्यान देना कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं। तो मैं यहां पर गिवन लिमिट्स लिख रहा हूं, है ना। तो गिवन लिमिट्स हमारी क्या है, जरा देखिए यहां पर किसकी लिमिट वेरिएबल है, y की, x दिया ना तो y की लिमिट वेरिएबल है। तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 4 से लेकर के y 2 तक जा रहा है, और जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक कर रही है, x की लिमिट 0 से लेकर के 8 तक है, 0 से 8 तक, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास ये क्या है, y इक्वल टू एक्स अपॉन 4 है, तो ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। ये देखिए अब यहां पर भी मैं एक बार चलिए लिख देता हूं, कोई नहीं। देखिए ये क्या है, लाइन है,
है ना। ये भी क्या है, एक लाइन है। कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। ये क्या, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है y एक्सिस, y एक्सिस। x इक्वल टू 8 क्या है, x इक्वल टू 8 ये एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है ना। चलिए अब यहां पर ध्यान दें, अब इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। रफ स्केच बनाएंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए, है ना। चलिए देखो, तो हमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है। देखिए कैसे चेंज होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये मेरे पास x एक्सिस और सॉरी ये y एक्सिस और ये रही हमारी x एक्सिस, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, देखें अब हमें इनको ड्रॉ करना है। देखिए y इक्वल टू एक्स इक्वल y इक्वल टू x अपॉन 4, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी स्ट्रेट लाइन है, देखिए इस y को मैं इधर ले जाऊं तो 4y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये x इक्वल टू 4 जो है एक लाइन है। यहां पर देखिए जब x 1 होगा या x 4 होगा तो y 1 होगा, x अगर 4 होगा तो y 1 होगा, यानी कि x ज्यादा बढ़ रहा है y कम बढ़ रहा है। तो यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि x 0 होने पे y 0 होता है। तो ये एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होगी, है ना, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसी एक लाइन आएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, y इक्वल टू 2 क्या है, y इक्वल टू 2 इज ऑल्सो लाइन, है ना। कहां से पास होगी, ये यहां 2 से पास होगी कहीं से, ठीक है ना। तो ये भी एक लाइन है जो कि ऐसे पास होगी, y इक्वल टू 2 इस तरह से। अच्छा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या है, x इक्वल टू 0 हमारे पास y एक्सिस है, तो ये x इक्वल टू 0 की लाइन ये रही, ये है x इक्वल टू 0। उसके बाद x इक्वल टू 8, अब x इक्वल टू 8 कहां पर, देखिए 8 यानी कि कहीं 8 से पास होगा। तो पहले एक काम करना पड़ेगा हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ये क्या पॉइंट होगा, देखिए किस किस का इंटरसेक्शन है, अगर आप ध्यान दें ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों का। अब देखो अगर मैं इस y की वैल्यू को ऊपर रख दूं तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, कितने आ जाएगी 8, यानी कि जब y हमारे पास 2 है तो x हमारे पास 8 है। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट होगा एक्चुअल में ये 8,2 होगा, क्या होगा 8,2, क्योंकि जब y2 है, देखो y2 है तो x की वैल्यू 8 है। आप इन दोनों को आपस में देखिए पुट करके देख लीजिए, आप यहाँ पर y की जगह 2 रखिए तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो यानी कि ये पॉइंट 8,2 आएगा, तो यहाँ पर 8,2 आ गया। चलिए तो हमें ये पॉइंट पता चल गया, यानी कि हमारी जो लाइन है x इक्वल टू 8 की, ये लाइन कहां से पास होगी, ये लाइन यहीं से पास होगी, इस पॉइंट से, ठीक है ना। ये लाइन इस तरीके से, तो ये मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक। चलिए देखिए अब देखो रीजन क्या होगा, अब रीजन देखो वेरिएबल लिमिट देखो किसकी है, वेरिएबल लिमिट y की है। तो यानी कि गिवन एक्सिस होगी वर्टिकल, गिवन एक्सिस कैसी होगी वर्टिकल, ये गिवन एक्सिस है, ये क्या है गिवन एक्सिस हमारे पास है, ये वाली गिवन एक्सिस वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। तो इसका मतलब हमें जो न्यू स्ट्रिप लेनी है वो कैसी होगी, वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ऐसे। ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास न्यू स्ट्रिप हो गई। तो देखो क्या करना है, हमें इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं यहां पर देखिए, मैं अब यहां पर डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं कैसे लिखेंगे, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन का ऑर्डर को जो है वो चेंज कर रहा हूं। देखिए जरा कैसे चेंज होगा, देखो हमारे पास ये इंटीग्रेशन था, इसका ऑर्डर चेंज करना है, देखिए कितना आ जाएगा, जरा ध्यान देंगे। देखिए 0 से 8 तक था पहले, और दूसरा इंटीग्रल x अपॉन 4 से लेकर के 2 तक था, f ऑफ
एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो जो नया इंटीग्रेशन आएगा वो कहां से कहां तक होगा, न्यू वाला। देखिए देखिए ये जो नया इंटीग्रेशन होगा इसमें देखो दोनों लिमिट आएंगी, एक्स की भी और वाई की भी, है ना। तो अब जरा ध्यान देना, जो हमारा पुराना इंटीग्रल था उसमें वाई की लिमिट वेरिएबल थी और एक्स की थी कांस्टेंट, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा। यहां पर देखो वाई की वेरिएबल है तो यहां पर एक्स की लिमिट वेरिएबल होगी और y की लिमिट कांस्टेंट होगी। तो अब जरा ध्यान देना, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ये कहां से कहां तक जा सकती है, तो ये 0 से y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 2 तक जा सकती है, यानी कि ये होगा 0 और ये होगा 2। और देखो ये स्ट्रिप कहां से शुरू हुई है, x इक्वल टू 0 से, तो यानी कि 0 से शुरू हुई है, कहां तक जाएगी, इस लाइन तक। और ये लाइन में x, इस लाइन में x की वैल्यू कितनी है, ये लाइन हमारे पास देखिए इस लाइन में y x, ये लाइन हमारे पास y इक्वल टू x अपॉन 4 है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी है 4y, तो यानी कि 0 से शुरू होकर ये 4y तक जाएगी। और फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा f(x,y) और dy dx। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैंने जो अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए, तो आप उन दोनों क्वेश्चन में बीच वाले जितने भी स्टेप थे कौन कौन से जो हमने लिखा था, गिवन स्ट्रिप इज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, है ना, और नई स्ट्रिप लेनी है और न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, तो उन सारे स्टेप्स को आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट आप यहां लिख सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जरा कंपेयर करें, है ना। अब आप देखें तो हमने इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज कर दिया, तो देखो ऑर्डर चेंज करने के बाद हमारे पास ये आया, तो यहां से जरा कंपेयर करें। देखो एस की वैल्यू कितनी है, तो देखो ऑन कंपेयरिंग जरा ध्यान देना, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा, या ऑन कंपैरिजन करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा यहां से s की वैल्यू मिलेगी 2, है ना, r की वैल्यू मिलेगी, s की वैल्यू 2, r की वैल्यू कितनी है 0 और p की वैल्यू कितनी है 0, p की वैल्यू 0। और हमसे पूछा q कितना है, q है 4y, तो हमसे एक यही पूछा था लेकिन हमने सभी बता दिए, कुछ भी पूछ लें तो हम बता देंगे। तो ये हमारे पास फाइनली इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए, तो यहां पर इस तरह से अगर आपको ऑर्डर देखिए 2 नंबर में पूछा जाएगा, कितने नंबर में, 2 नंबर में। तो ऐसा नहीं है आप ये स्केच एकदम तुरंत रफ में स्केच बनाएंगे, जल्दी से स्केच ही बहुत आसानी से बन जाएगा, तुरंत लिमिट को चेंज कर देंगे और हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी 4y, ठीक है 4y। तो यहां पर मैंने आपको, अच्छा यहां पर एक चीज और मैंने आपको बोला था कि यहां पर लिमिट चेंज कर सकते हैं, तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जरा ध्यान से, यहां पर एक्चुअल में क्या है, आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर है, यहां पर मैंने पुट किया था, तो मैंने यहाँ लिमिट चेंज नहीं करी है, क्यों, क्योंकि मैंने वापस t की वैल्यू रख दी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको लिमिट चेंज करना चाहते हैं, तो देखो लिमिट कैसे चेंज होगी, देखो यहां पर आ जाओ, इसमें देखो ये लिमिट x की है, तो देखो जब x 0 है, देखिए जब x 0 होगा, x की जगह 0 रखो, x 0 होगा तो t y के इक्वल होगा, यानी कि ये लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेकर के, हाँ जब x 0 होगा, ध्यान देना x 0 होगा तो t की वैल्यू y आ जाएगी, यानी कि यहां पर y आ जाएगा, कितना आ जाएगा y। उसके बाद जब x की वैल्यू y होगी तो t की वैल्यू, देखिए x की जगह जब आप y रखेंगे तो y स्क्वायर 2y स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर √2y आ जाएगा, तो यहाँ पर √2y आ जाएगा। उसके बाद यहां भी चेंज करेंगे, देखो यहां जब x 0 होगा तो अगेन टी वाई होगा, और जब x की वैल्यू हमारे पास इतनी होगी अंडर रूट में 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पर आप पुट कर देंगे तो ये एक्चुअल में √2 आ जाएगा, तो ये 0 से √2 हो जाएगा और ये y से √2 y हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिमिट चेंज कर देंगे। लिमिट चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, जब आप लिमिट चेंज कर देंगे ना, तो आपका जो ये आंसर आ रहा होगा टी में आ रहा है और यहाँ लिमिट भी टी की होगी, तो फिर आपको टी की जगह वापस वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एक ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए है, इसमें क्या करना है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आपको केवल इसके ऑर्डर को चेंज करना है। और आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये वही क्वेश्चन है जो आज मैंने पहला वाला क्वेश्चन कराया है, बस वहां पर हमें सॉल्व करना था, यहाँ पर केवल ऑर्डर चेंज करने के लिए बोला है। तो ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है 2 मार्क्स में, जिसमें 2 नंबर में आपसे केवल इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करने के बारे में कहा गया था। तो देखिए मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं,
आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो देखिए अब कुछ दिन में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको ऐप में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं और उनमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, उन सब का सॉल्यूशन आपको ऐप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। कुछ ही दिनों में उसको हम स्टार्ट करेंगे जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और अपने घर में पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।